हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम। आज स्टार्ट करने वाले कॉन्फर्मेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो तुम्हारा कैसे न्यूक्लिक एसिड का कॉन्फर्मेशन होता है, तो वो सब देखने वाले हैं। ए बी जेड डीएनए, तीनों के तीनों डीएनए देखेंगे। पहले हम डीएनए के बारे में सिंपल चीजें पढ़ेंगे, डीएनए है क्या, उसके बाद हम चीजों को देखेंगे। ओके तो अगर आपको और भी फ्री क्लासेस लेनी है तो आपको शाम को 7 बजे है, जहाँ पे मैं आपको गेट के प्रीवियस से क्वेश्चंस कराने वाली हूँ अनअकैडमी ऐप पे। तो जिन बच्चों ने डाउनलोड की है वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके प्ले स्टोर पे जाना है और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद अगर आपसे कोई कोड पूछा जाता है तो आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10। और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है, स्पेशल क्लासेस जो है बेटा देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आपको क्या और क्या करना है, कुमकुम गौतम फॉलो भी कर लेना है, तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचा दिया जाएगा। ओके, अगर किसी बच्चे ने प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप प्लस कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं अंडर वन सब्सक्रिप्शन। चाहे आप 12 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 6 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 24 मंथ्स का लेते हैं, तो आप पे डिपेंड करेगा। आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, उसके साथ साथ आपको सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिलती हैं। जितने भी टीचर्स आपको CSI के लिए पढ़ाते हैं, आपको सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिल जाती हैं, सारे क्विजेस मिल जाते हैं, सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी करा चुकी हूँ, सेकेंड यूनिट करा चुकी हूँ, उसके साथ साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करा चुकी हूँ। और उसके अलावा मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे कवर करा चुकी हूँ। आपको क्या करना है, इन कोर्सेज आपको ये रिकॉर्डेड क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे बैचेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आपको करना क्या है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है टू गेट 10% ऑफ। बेटा ये एक बैच है जो 8 जनवरी से रिलीज हो चुका है, एक 15 से स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे ज्योति मैम, आरती मैम, खुशबू मैम, वीरेंद्र सर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको जून 2021 के लिए प्रिपेयर करना है तो आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हैं, KUM 10 टू गेट 10% ऑफ। अगर प्लस के बेनिफिट्स की बात करती हूँ तो आपको मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं ना सिंगल सब्सक्रिप्शन। आपको डाउट सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको दे दिए जाते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, प्रीवियस से क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज, होमवर्क क्वेश्चन, ये सब आपका वहाँ पे कराया जाता है। आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10, जिसके बाद आपको 10% ऑफ वहाँ पे मिल जाएगा। टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय नाउ। बहुत सारे बैचेस जो है बेटा आने वाले हैं, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे टू क्रैक द CSI UGC नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल और गेट सब्सक्रिप्शन ऑन द प्लस कोर्सेज। तो आपको करना क्या है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है। उसके अलावा आपको 6 मंथ्स का प्लान लेना है, 20 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है, वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हैं तो अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। वो जो रेफरल कोड है बेटा कुमकुम 10 है, KUM 10 है, टू गेट 10% ऑफ। नाउ नॉर्मली 11,550 आपको पे करना था, लेकिन 10% ऑफ के बाद में 10,395 रुपीज ही आपको पे करना होता है। पेमेंट के लिए आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, EMI यूज कर सकते हो, UPI हो गया है, वॉलेट हो गया है, नेट बैंकिंग हो गया है। यहाँ पे पेटीएम, पेपल, ओला मनी कुछ भी आप यहाँ से पे कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है। आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो 10,395 रुपीज पे करना था, आप EMI के फॉर्म में पे कर सकते हैं। 6 मंथ्स EMI बनवा सकते हो, 12 मंथ्स की EMI बनवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो अनअकैडमी पे अगर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है तो कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद बिल्कुल जो स्पेशल क्लासेस हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिए भी आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ। मैं बेनिफिट्स की बात करती हूँ, जिन बच्चे जो प्लस पे जुड़े हुए थे उनको लाइव क्लासेस मिलती थी, आपको टेस्ट सीरीज मिलती थी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कोर्स मिलते थे, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अगर आइकॉनिक की बात करती हूँ, यहाँ पे पर्सनल कोच आपको प्रोवाइड किया जाएंगे, आपको स्टडी प्लानर और बाई वीकली रिव्यूज दिए जाएंगे, बूस्टर सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको SOP कैसे बनाना है, आपको पता है अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं तो आपके जो फॉर्म होता है बेटा, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वहाँ पे आपको SOP अच्छे से फिल करना होता है। उसके साथ साथ आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना भी सिखाया जाएगा, क्योंकि JRF क्लियर होने के बाद में आपको हर जगह इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, उसके बिना आप वहाँ पे कहीं भी एंट्री नहीं ले पाएंगे। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना पूरा कॉन्सेप्ट। देखो, DNA का मतलब होता है बेटा डीऑक्सी
ठीक है। राइबो डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये इसका मतलब होता है डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली डिऑक्सी राइबोस क्या होता है, अगर मैं बनाती हूँ तुम्हारा डीएनए ठीक है, तो इस राइबोस शुगर जो बनाती है, जो राइबोस शुगर नॉर्मली एक पर्टिकुलर जो सेकंड प्राइम कंडीशन होती है, जो सेकंड वाली पोजीशन होती है, देखो अगर तुम देखोगे यहाँ पे इसका फिगर देखोगे तो फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड कार्बन ये हो गया, थर्ड कार्बन ये हो गया, फोर्थ कार्बन ये हो गया, फिफ्थ कार्बन यहाँ पे अटैच रहता है, CH2OH जो है बेटा यहाँ पे अटैच रहता है। तो 5 कार्बन की जो चेन होती है उसको राइबोस बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो सेकंड वाली कंडीशन होती है, अगर मैं आरएनए की बात करती हूँ, दैट मीन्स तुम्हारा क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है आरएनए को। अब राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में क्या डिफरेंस है, डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, जो सेकंड वाली प्राइमरी कंडीशन है बेटा, अगर वहां पे OH लगा हुआ है, मतलब प्रॉपरली हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, दैट मीन्स ये तुम्हारे राइबोस शुगर को बताता है, आरएनए को समझाता है, ठीक है, आरएनए को बताता है। लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर सेकंड प्राइम पोजीशन पे अगर इसी सेकंड प्राइम पोजीशन पे अगर OH की जगह खाली H रहता है, मतलब यहाँ पे डिऑक्सी वाली कंडीशन है, मतलब ऑक्सीजन अगर वो नहीं है तो वो क्या बना देता है बेटा, डीएनए का फॉर्मेशन कर देता है। तो जो 2 प्राइम वाली पोजीशन होती है बेटा, वो डिपेंड करता है, अगर 2H है तो बेटा आरएनए बना देगा, अगर 2 प्राइम पे H है तो तुम्हारा डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि अगर यही चीज की वजह से कि 2 प्राइम H पे तुम्हारे डीएनए पे और 2 प्राइम पे H होता है, तो बहुत सारी जो एल्कलाइनिक कंडीशन होती है वहाँ पे वो स्टेबल रहता है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन की जाती है। इसीलिए क्या हुआ, बाय द टाइम ऑफ इवोल्यूशन तो तुम्हारा जो डीएनए था एक हेरिडिटी मटेरियल की तरह काम करता है, जबकि आरएनए उस चीज से लॉस्ट हो गया कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें OH वाली कंडीशन थी जो बहुत ज्यादा प्रोन थी किसी भी चेंजेस को लेके। जो डीएनए था काफी स्टेबल था इन पर्टिकुलर चेंजेस को लेके, इसलिए डीएनए को प्रेफर किया गया। ओके, सो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो तुम्हारे बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड बेसिस से मिलके बने होंगे, जिसमें शुगर होगा, फॉस्फेट होगा, और ये जो तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस होता है बेटा, और उसके बाद शुगर आता है बेटा, और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। तब ये जब तीनों की तीनों चीजें मिल जाती हैं, देन वी कॉल्ड इट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इसको बोला जाता है। जब तक जहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बोला जाएगा। जब ये तीनों चीजें मिल जाती है, फॉस्फेट ग्रुप भी यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो हमारा न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड की यूनिट्स हैं बेटा, दे कंबाइन टुगेदर, एक पॉलीमर इनका फॉर्म होगा, पॉलीमर फॉर्म होने के बाद में तुम्हारा डीएनए का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है। ओके, ना डीएनए तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो क्रोमोसोम होता है वहां पे डीएनए मिलता है, क्योंकि अगर डीएनए नहीं होगा तो तुम्हारा वहां पे कुछ भी काम नहीं आने वाला है। तो बेसिकली जो डीएनए होता है बेटा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे वॉटसन क्रिक की पेयरिंग भी देखने को मिलती है। अब इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में डीएनए का अरेंजमेंट कैसे होता है ये मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ एक बार, बट एक और बार मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देती हूँ, बहुत ओवर समरी सा बता देती हूँ। ये तुम्हारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था जिसका 2 नैनोमीटर तुम्हारा डायमीटर था। 2 नैनोमीटर डायमीटर था। अब क्या होता है, इसमें बहुत सारे हिस्टोन क्रोमोसोम, जो हिस्टोन प्रोटीन है बेटा, जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, विच आर हैविंग बेसिकली आर्जिनिन और लाइसिन का रेजिड्यूज जो होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, जिसकी वजह से इन हिस्टोन प्रोटीन को पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। और तुम्हें पता है जो डीएनए होता है बेटा, उसकी जो बैकबोन है मतलब शुगर और फॉस्फेट उसमें रहता है। और तुम्हें पता है फॉस्फेट के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो प्रॉपर कॉपरेशन जो है आपस में देखने को मिलेगा, प्रॉपर अट्रैक्शन जो है देखने को मिलेगा। तो क्या होता है, ये जो डीएनए है बेटा, ये जो डीएनए है, इसमें बहुत सारी हिस्टोन की प्रोटीन, देखो ऐसे करके ये हिस्टोन की प्रोटीन्स हो गई हैं। ये हिस्टोन का जो ऑक्टामर होता है, हिस्टोन का ऑक्टामर जो होता है, जिसमें तुम्हारा H2A आएगा, H2B आएगा, H3 आएगा और H4 आएगा। तो इन दोनों, इन सब का, इन चारों का पेयर प्रेजेंट होता है। पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका 8 यूनिट का एक प्रॉपर हिस्टोन, तुम्हारा एक ऑक्टामर का फॉर्मेशन होता है, और ऑक्टामर का मतलब ही 8 होता है। तो एक ऐसी यूनिट जो 8 चीजों से मिलकर बनी होती है, उसे ऑक्टामर बोला जाता है, जिसमें H2A आएगा, H2B आएगा, H3 आएगा, H4 आएगा। ओके, और H1 जो हिस्टोन होता है नॉर्मली लिंकर डीएनए की तरह काम करता है, नॉट प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो प्रॉपर वहां पे बाइंडिंग है देखने को मिलती है। So now this histone will come with the nucleic sorry, this histone will bind with the DNA and they form a nucleosome like structure. न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होने के बाद में तुम्हारा जो 11 नैनोमीटर वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा।
इसके बाद क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे 30 नैनोमीटर वाला स्ट्रक्चर बनता है। वो 2 टाइप का हो सकता है बेटा, एक सोलेनॉइड फॉर्म में हो सकता है और एक ज़िगज़ैग फॉर्म में हो सकता है। ज़िगज़ैग फॉर्म में हो सकता है। अगर सोलेनॉइड है तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट जो है देखने को मिलेगा, एक प्रॉपर लीनियर फैशन जो है देखने को मिलेगा। नाउ जब ज़िगज़ैग की बात करते हैं तो यहाँ पे अल्टरनेटिव जो फंक्शन है, डिसअरेंजमेंट वो देखने को मिलता है। अब 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर से 300 नैनोमीटर वाला स्ट्रक्चर बनता है, जहाँ पे तुम्हारी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी बाइंड करती हैं, साथ के साथ में तुम्हारे स्कैफोल्ड प्रोटीन का भी इंपॉर्टेंट रोल जो है देखने को मिलता है। स्कैफोल्ड प्रोटीन यहाँ पे देखने को मिलती है और जिसकी वजह से एक 300 नैनोमीटर वाला स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। और फोल्डिंग होने के बाद में 700 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे एक क्रोमेटिड का देखने को मिलेगा और पूरा 1400 का नैनोमीटर जब बन जाता है, पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है तुम्हें देखने को मिलता है। तो जो डीएनए है बेटा, ये अगर तुम्हारा क्रोमोसोम है बेटा, तो डीएनए जो होता है बेटा यहाँ पे तुम्हारा डीएनए होता है जो उस क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, जो क्रोमो स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। तो इस चीज को भी याद रखना है। नाउ फाउंड इन द क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सब में तुम्हारा डीएनए जो है देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में तो पूछा जाता है कभी भी। तो नाउ इट कैरीज अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली ये तुम्हारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। एक सेकंड में एक बार देख लेती हूँ वीडियो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, एक सेकंड बस। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारा देखने को मिलता है। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तो मैंने बताया कि जहाँ पे शुगर और बेस होता है बेटा, उसको न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है जब तीनों के तीनों मिल जाते हैं, तब उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, तो ये भी याद रखना है। और शुगर कैसा होगा बेटा, डिऑक्सी राइबोस होगा, डिऑक्सी राइबोस होगा, ये भी ध्यान में रखना है। ओके। Now, the term double helix refers to the structure formed by the double-stranded molecules of the nucleic acid such as DNA। तो तुम्हें पता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे तुम्हारा एक स्ट्रैंड जो होगा बेटा, एक स्ट्रैंड जो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे होता है, सॉरी, एक स्ट्रैंड जो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा और दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। मतलब दोनों एंटी पैरेलल होते हैं आपस में एक दूसरे के। और ये जो दिया था बेटा वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, जिन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो डबल हेलिक्स जो मॉडल है डीएनए का स्ट्रक्चर का, वो बताया था। और नाइट्रोजन बेसिस कैसे बाइंड करते हैं अभी हम आगे देखेंगे। ये तुम्हारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे जो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो एक पूरा कंप्लीट टर्न जो आता है, वन कंप्लीट टर्न बेटा, ये जो कंप्लीट टर्न आता है बेटा, इसमें कितने होते हैं, 10 बेस पेयर देखने को मिलते हैं, 10 to 10.5 बेस पेयर। अगर मैं बात करती हूँ बी डीएनए की, जो तुम्हारा कॉमन डीएनए है, जो नॉर्मली यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, जो बहुत कॉमन होता है, तो हमारा बी डीएनए होता है, जिसमें 10 बेस पे टू 10.5 बेस पे देखने को मिलते हैं। अगर वन कंप्लीट टर्न की बात करी जाती है और पूरा का पूरा लेंथ देखा जाता है, 34 एंगस्ट्रॉम जो होता है कंप्लीट टर्न का लेंथ होता है। तो वही एक बेस पेयर के बीच में डिफरेंस कितना होता है बेटा, 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये भी याद रखना है। ओके। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, एक माइनर ग्रूव देखने को मिलते हैं और मेजर ग्रूव देखने को मिलते हैं। तो माइनर ग्रूव मतलब छोटा सा ग्रूव बेटा, छोटा सा ग्रूव। ठीक है। ये होता है मेजर ग्रुप, जो बहुत बड़ा सा ग्रुप होता है। अगर मैं बी डीएनए की बात करूँ, मैं अभी और किसी डीएनए की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बी डीएनए का तुम्हें समझा रही हूँ। बी यहाँ पे मेजर ग्रुप होगा। यहाँ पे क्या होता है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, जो मैं समझा चुकी हूँ। शुगर फेस फॉस्फेट की बैकबोन ही जो यहाँ पे क्या करती है, ये नेगेटिव चार्ज जो है क्रिएट करती है, और जिसकी वजह से जो तुम्हारा हिस्टोन जो है प्रॉपर्ली यहाँ पे बाइंड कर पाता है। इनके बीच में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। और क्लग एंड क्यूमिन्स की ये बुक का है बेटा फिगर, तो ये भी ध्यान में रखना है। ओके। अब देखते हैं। A nucleotide consists of the sugar molecule, either the ribose in the RNA or deoxyribose in the DNA, attached to the phosphate group and the nitrogen containing bases। तुम्हें पता है कि डीएनए की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्यूरिन्स होता है बेटा, पिरिमिडिन्स होता है। ठीक है। प्यूरिन्स जो होते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि पिरिमिड जो होते हैं सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं। डबल रिंग्ड में जो आते हैं बेटा, एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है। ठीक है। और इसमें कौन से आते हैं, साइटोसिन हो गया, थाइमिन हो गया, यूरेसिल हो गया है। और तुम्हें पता है जो यूरेसिल होता है वो आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में यूरेसिल देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो। अब तुम्हें पता है जो एडेनिन होता है बेटा, वो किसके साथ बेस पेयरिंग करता है, थाइमिन के साथ में करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है काफी कम होता है, मतलब अगर थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करी जाएगी, लो अमाउंट ऑफ हीट कैन कॉज अ मेल्टिंग ऑफ द डीएनए।
अगर जहाँ पे एटी रिच वाले रीजन होते हैं वहाँ पे मेल्टिंग जो है बहुत जल्दी वहाँ पे देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू द जी और सी वाला। जी और सी के बीच में क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है बेटा काफी हाई होता है, तो मतलब उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए अगर उसको मेल्ट करना है। तो तभी क्वेश्चन जो आते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं अगर तुमसे पूछा जाता है किसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है हाई होगा, तो जहाँ पे जीसी कंटेंट ज्यादा होगा बेटा, जहाँ पे जीसी कंटेंट ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होगा, और जहाँ पे एटी कंटेंट ज्यादा होगा वहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होने वाला है। तो अगर ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। नाउ, base stacking, the bases in the DNA are planar and have a tendency to the stack। तो जो बेस होते हैं तुम्हारे डीएनए में वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर के होते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, एक बेस पेयर जो होता है ऐसे स्टैकिंग जो है पॉसिबल हो पाती है, ऐसे आपस में ये बाइंड कर पाते हैं। तो स्टैकिंग फोर्स जो है यहाँ पे काम करती है, और जो यहाँ पे काम करते हैं बेटा वीक कोवेलेंट नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन जो है काम करते हैं। वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन काम करते हैं। पहली वाली क्लास में समझाया था कि यहाँ पे क्या होता है, कोवेलेंट इंटरेक्शन देखने को मिलता है, नॉन कोवेलेंट देखने को मिलता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं नॉर्मली, तो मैं एंजाइम में अगर इनहिबिशन करना है इरिवर्सिबल वाला, वहां देखने को मिलेंगे। और जो तुम्हारे नॉर्मली मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है वहां पे कौन काम करते हैं, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन काम करते हैं। तो जो तुम्हारा डीएनए का फॉर्मेशन होता है वहां पे वीक बॉन्ड काम करते हैं, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन काम करते हैं, जिसमें नॉर्मली हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, और तुम्हारा वेंडर वॉल फोर्सेस आते हैं। तो ये तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे इस चीज को पूरा मेंटेन करने के लिए। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये है तुम्हारा पिरिमिडिन। और नंबरिंग मैं तुम्हें यहाँ पे आज अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि आज हम जो कॉन्फर्मेशन ऑफ डीएनए पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि कैसे तुम्हें ये नंबरिंग याद करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है नंबरिंग, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है नंबरिंग से। और तुमसे पूछा जाता है कि C2 कार्बन कहाँ से लिया गया है, ये पर्टिकुलर कार्बन जो है कहाँ से लिए हैं, ग्लाइसिन से लिए गए हैं, टेट्राहाइड्रोफोलेट से कौन सा लिया गया है तुम्हारा। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, CO2 ने कौन सा दिया है, तो ये सब पूछा जाता है। तो ये तुम्हें उस अमाइनो एसिड के हिसाब से भी याद करना है, और नंबरिंग भी तुम्हें याद होनी चाहिए। ओके, देखो अगर मैं प्यूरिन्स की बात करती हूँ, एक सेकेंड। देखो अगर मैं प्यूरिन्स की बात करती हूँ, दीज आर द डबल रिंग स्ट्रक्चर्स। डबल रिंग स्ट्रक्चर है बेटा। यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, ये जो N1 होता है बेटा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है, N1 2 3 4 5 6। एक पूरा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। जो एक्स्ट्रा रिंग होती है बेटा वहाँ पे 7 8 9 जो है देखने को मिलता है। अब याद क्या रखना है तुम्हें कि N कहाँ पे आया बेटा, फर्स्ट वाली पोजीशन पे है, 3 वाली पोजीशन पे आया है, 7 वाली पोजीशन पे है, 9 वाली पोजीशन पे आया है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ठीक है। अब अगर एडेनिन की बात करती हूँ, तुम्हें पता है ये प्यूरिन्स के अंदर आती है, मतलब डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। जो एडेनिन होता है उसमें अमाइनो ग्रुप जो होता है बेटा एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो कौन से कार्बन पे देखने को मिलता है, जो C6 कार्बन होता है वहां पे अमाइनो ग्रुप जो है एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अगर मैं ग्वानिन की बात करती हूँ ग्वानिन की बात करती हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, जो C2 कार्बन है बेटा वहाँ पे अमाइनो ग्रुप देखने को मिलेगा, और जो C6 वाला कार्बन है वहाँ पे C डबल बॉन्ड O, मतलब जो कीटोन वाला ग्रुप होता है बेटा वो देखने को मिलता है। तो तुम्हारा जो C2 कार्बन है वहाँ पे तुम्हारा अमाइनो ग्रुप देखने को मिलेगा, बिल्कुल उल्टा हो गया यहाँ से। और जो C6 वाला कार्बन था वहाँ पे डबल बॉन्ड O देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं पिरिमिडिन्स पे। पिरिमिडिन्स जो होते हैं बेटा सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो उनके पास सिंगल रिंग होती है। तुम्हें पता है यहाँ पे N1 N2 बिल्कुल उल्टा हो जाता है इससे। अब नंबरिंग याद रखनी है, दोनों के सेम नंबरिंग नहीं है। तो यहाँ पे N1 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, 3 4 5 6 हो जाएगा। अगर मैं साइटोसिन की बात करती हूँ, तुम्हें पता है जो G होता है बेटा C के साथ में बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो बिल्कुल अपोजिट उसका याद रखना। तुम्हें पता है एक सेकेंड में इसको हटा देती हूँ। देखो तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो C6 है बेटा डबल बॉन्ड O है, तो ऑब्वियसली अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है तो यहाँ पे H होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाएगी। इसीलिए जो ये पर्टिकुलर जो C4 कार्बन है, जो यहाँ पे नॉर्मली तुम्हारा C6 के साथ में यहाँ पे बॉन्डिंग करने वाला है, वहाँ पे NH2 देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, NH2 देखने को मिलेगा। और जो तुम्हारा C3 जो C2 वाला कार्बन होता है, जहाँ पे NH2 था तुम्हारा, वहाँ पे C डबल बॉन्ड O देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल अपोजिट कंडीशन जो इनकी देखने को मिलती है, तो ये ध्यान में रखना है, ऐसी अपोजिट कंडीशन में देखने को मिलेंगे। लेकिन कार्बन की पोजीशन जो है C4 पे है, यहाँ पे C6 पे है, ठीक है। ये C2 पे है, वो भी C2 पे है, ये ध्यान में रखना है। अब तुम्हें पता है एडेनिन जो है तो तुम्हारे थाइमिन के साथ में करता है, एडेनिन थाइमिन के साथ में करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा जो मिथाइल ग्रुप है बेटा C5th वाली पोजीशन पे देखने को मिलेगा।
उसके साथ साथ यहाँ पे दो तुम्हारे थायमिन पे दो तुम्हारे, तुम्हें पता है, एक सेकेंड में थोड़ा सो सॉरी, सर्दी हो रखी है। देखो, थायमिन पे तुम्हें पता है, अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको थायमिन बोला जाता है। अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो 3 मिथाइल सॉरी जो 5 मिथाइल यूरेसिल जो होगा उसको थायमिन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसके बाद दो डबल बॉन्ड ओ वाले जो ग्रुप है वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो होता है तुम्हारे एडेनिन के साथ में तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। लेकिन जो यूरेसिल होता है बेटा, अगर यूरेसिल जो होता है बेटा, यहाँ पे थायमिन ग्रुप जो है फिफ्थ वाले कार्बन पे देखने को नहीं मिलेगा, वो लॉस्ट हो जाता है। तो ये चीज याद रखनी है अगर क्वेश्चन पूछी जाती है तो। आई एम सो सॉरी, सर्दी ज्यादा हो गई है। तो यूरेसिल जो हो गया तुम्हारा, अगर फिफ्थ कार्बन पे तुम्हारा थायमिन ग्रुप नहीं है तो यूरेसिल वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये चीजें याद रखनी, नंबरिंग याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक बार डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन जो है बेटा वो देखने को मिलता है, कैसे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे शुगर हो गया बेटा, शुगर से तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा, और यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजनस बेसिस जो होता है बेटा, ये बीच में होता है बेटा, बीच में तुम्हारे बेसिस यहाँ पे अटैच रहते हैं, जैसे साइटोसिन हो गया है। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, फिर यहाँ पे तुम्हारा जी होगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड तुम्हारा पूरा का पूरा देखने को मिलता है। एक बार अटैचमेंट देख लेते हैं हम कैसे अटैचमेंट होता है। यहाँ पे शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, यहाँ पे शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होगी, बीच में बेस पेयर का जो बेस पेयरिंग देखने को मिलती है वो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर जो है डीएनए का देखने को मिलेगा। ये तुम्हारा राइबोस शुगर हो गया बेटा, ये फॉस्फेट बॉन्ड हो चुका है। ठीक है, ये तुम्हारा शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन हो चुका है। उसके अलावा जो तुम्हारा यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन का हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बेस पेयर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और इनके बीच में जो बीच वाली जो है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। और शुगर फॉस्फेट जो होते हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, बैकबोन जो है डीएनए की उसका फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। तो इसको भी याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कौन कौन से बॉन्ड जो है डीएनए में देखने को मिलते हैं। एक तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड याद रखना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड याद रखना है। उसके अलावा फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड याद रखना है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब डीएनए में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ग्लाइको का मतलब क्या होता है बेटा, शुगर होता है, शुगर होता है। और सिडिक का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होगा बेटा, नाइट्रोजन बेस होगा। तो ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होता है शुगर और बेस में बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तुम्हारा क्या होता है, जो कार्बन फर्स्ट होता है बेटा, जो कार्बन फर्स्ट होता है वो नाइट्रोजन से तुम्हारा यहाँ पे बेस पेयरिंग शो करेगा, नाइट्रोजन से बेस पेयरिंग शो करेगा, जो तुम्हारा क्या है, नाइट्रोजनस बेस का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से बेस पेयरिंग शो होती है, तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड को बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है तुम्हारा एक पर्टिकुलर पोजीशन जहाँ पे शुगर और बेस जो है बाइंड करते हैं, कार्बन जो फर्स्ट होता है तुम्हारे शुगर का होता है, और एन जो होता है तुम्हारे बेस का होता है, दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं एंड दे फॉर्म अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये याद में रखना। अब आते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे। तुम्हें पता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का मतलब क्या होगा, देखो, फॉस्फो का मतलब होता है बेटा फॉस्फेट के एक बीच में जो ग्रुप है। एस्टर का मतलब होता है जो कार्बोहाइड्रेट और तुम्हारे फॉस्फेट के बीच में जो तुम्हारा बॉन्ड बनने वाला है, जो एस्टर बॉन्ड बनने वाला है, शुगर हो गया है और एक ऑक्सीजन के साथ में जो बॉन्ड बनता है उसको एस्टर बॉन्ड बोला जाता है। तो डाइएस्टर मतलब दो यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए इसको डाइएस्टर बोला जाएगा। तो ये तुम्हारा एक शुगर हो गया बेटा, ये तुम्हारा एक शुगर हो गया जो नॉर्मली बैकबोन में देखने को मिलता है, जो नॉर्मली तुम्हारे बैकबोन में देखने को मिलता है उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला जाता है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे, ये शुगर हो गया बेटा, शुगर का जो 3 प्राइम पोजीशन है और जो 5th प्राइम वाला पोजीशन है जहाँ पे सी प्रेजेंट होता है, उनके बीच में क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप जो है ऐड होता है। देखो ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, तो यहाँ पे ओ वाला बॉन्ड एक कार्बन से ज्वाइन हुआ है, एक कार्बन से ज्वाइन, एक वाला यहाँ पे हुआ है, एक तुम्हारा कार्बन से यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, एक कार्बन से यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, एक एस्टर बॉन्ड ये वाला हो गया है, एक एस्टर ये बॉन्ड तो हो गया। तो दो एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है बोला जाता है, इसलिए इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला जाएगा। तो इसको भी याद रखना है कि अगर तुम्हारी बैकबोन की बात करी जाएगी, शुगर और फॉस्फेट की बात करी जाएगी, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर तुम्हारा कभी भी किसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करी जाएगी तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है बेटा, जो नाइट्रोजनस बेस प्लस तुम्हारा जो शुगर होता है बेटा उसके बीच में बनता है, तो तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो इसको बोला जाएगा। तो दोनों चीजें याद रखिए, क्वेश्चन में अगर पूछी जाती है तो ये जो चीजें तुम्हें आनी चाहिए। ओके, नाउ न्यूक्लियोसाइड एंड द बेस एनालॉग कैन बी यूज्ड एज एंटी कैंसर एंड द एंटीवायरस ड्रग। तो जो न्यूक्लियोसाइड और बेस एनालॉग मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियोसाइड के जो
बेस एनालॉग होते हैं उनको हम यूज करके एंटी कैंसरस या फिर एंटीवायरस ड्रग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो बेस एनालॉग होते हैं तुम्हारे उनको भी हम यूज करके एंटी कैंसर या फिर एंटी वायरस का ड्रग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी कैंसर एजेंट की तरह काम करता है 5-फ्लोरोयूरेसिल काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस वाले पर्टिकुलर पार्ट से। एजिरोथाइमिडीन, तो ये जो एंटी कैंसरस होते हैं 5 फ्लोरोयूरेसिल हो गया है, 5-6 मर्केप्टोप्यूरिन हो गया है, ये सारे के सारे यूज किए जाते हैं फॉर द एंटी कैंसर एजेंट और ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटी रेट्रोवायरल की बात करी जाएगी, एजिडोथाइमिडीन हो गया है, डिडेक्सिन इनोसिन हो चुका है। एजिडोथाइमिडीन को AZT भी लिखा जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद में रखना है। कभी क्वेश्चन अगर पूछा है और AZT लिखा हो तो याद रखना एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, एक एजेंट है जो नॉर्मली तुम्हारा जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, जो कैंसर कॉज वायरसेस होते हैं, उनका जो सीक्रेशन है बेटा उसको वहां पे कम कर दिया जाता है। तो एजिडोथाइमिडीन याद में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं शुगर पकड़ में एक बार समझा देती हूँ, शुगर पकड़ क्या होता है क्योंकि बहुत बार बच्चे पूछते भी हैं शुगर पकड़ क्या होता है। और उसके बाद में क्योंकि शुगर पकड़ के बेसिस पे हम A B Z DNA को वहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाते हैं। Now, conformers of the closed form ribose is different in regard to no to how the lone oxygen in the new molecule is positioned respective to the nitrogen base. तो बेसिकली क्या होता है, जो राइबोज शुगर होता है बेटा ठीक है, राइबोज शुगर होता है, उसका जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उसको कैसे पोजीशन किया जाए अलोंग विद द नाइट्रोजन बेसिस, वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अगर कार्बन अगर कार्बन जो है बेटा तुम्हारे बेस को फेस करता है, नाइट्रोजनस बेस को फेस करता है, कोई भी कार्बन उसको फेस करता है, तो तुम्हारा राइबोज जो होगा बेटा एंडो के फॉर्म में उसको ले लिया जाएगा। अब कैसे लिया जाएगा एक बार देख लेते हैं। देखो, अगर नॉर्मली जैसे तुमने माना कि ये C2 प्राइम वाला कंडीशन था C2 वाला प्राइम कंडीशन है, तो अगर कोई कार्बन जो है इस पर्टिकुलर बेस को फेस करता है बेटा, अगर बेस को फेस करता है तो क्या बोला जाएगा, टू एंडो बोला जाएगा, एंडो बोला जाएगा। अगर वो फेस नहीं करता है, जैसे माना कि ये वाला कार्बन था जिसके पास OH था बेटा, अब ये फेस नहीं कर रहा था बेस को फेस नहीं कर रहा है, तो इसको बोला जाएगा 3 प्राइम एक्सो, 3 प्राइम एक्सो बोला जाएगा, 2 प्राइम एंडो बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे बेस को फेस कर रहा है। तो अगर कोई कार्बन जिसके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन वाला ग्रुप प्रेजेंट है, अगर वो बेस को फेस करता है तो उसको एंडो कंडीशन बोला जाता है। अगर वो बेस को फेस नहीं करता है तो उसको एक्सो वाली कंडीशन में डाल दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। If the carbon is facing towards the base, then the ribose is labeled as endo. अगर the carbon is facing away from the base, अगर वो बेस को फेस नहीं कर रहा है तो तुम्हारे एक्सो के फॉर्म में इसको लेबल्ड कर दिया जाएगा। Now, if there is an oxygen molecule attached to the 2 prime carbon of closed cyclic ribose sorry, तो तुम्हारा 2 प्राइम कार्बन से अगर कोई OH ग्रुप अटैच्ड है बेटा, then the exo conformation is more stable because it decreases the interaction of the oxygen with the base. तो अगर कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तुम्हारा 2 प्राइम कार्बन से तुम्हारे क्लोज्ड साइक्लिक राइबोस में अगर प्रेजेंट है और उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक्सो और एंडो कॉन्फर्मेशन दोनों बन रही है, तो जो एक्सो कॉन्फर्मेशन होती है वो तुम्हारा स्टेबल होता है, क्योंकि वो इंटरेक्शन जो होता है ऑक्सीजन और बेस के बीच में थोड़ा डिक्रीज कर देता है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, जो चीजें एक छोटी-सी अगर तुम्हें दुनिया मिलती है तो उसमें भी खुश रहते हैं, तो वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर किसी के पास में थोड़ा बहुत पैसा आता है, उसको और पैसा कमाना है, तो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ जाती है, उसको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो अगर कभी भी क्लोज्ड साइकिल राइबोस में 2 प्राइम कार्बन जो है बेटा, अगर वो तुम्हारा ऑक्सीजन उसके पास प्रेजेंट है और वो प्रॉपर्ली वहाँ पे इंटरेक्शन अगर बेस के साथ नहीं हो पाता है, तो तुम्हारा क्या बोला जाता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी बोला जाता है। The many constituent on a ribose molecule cause steric hindrance and strain between them. क्योंकि बहुत सारे राइबोस मॉलिक्यूल पे बहुत सारे कार्बन ग्रुप अटैच्ड है, ऑक्सीजन ग्रुप अटैच्ड है, वहाँ पे नाइट्रोजन बेस भी तुम्हारा बाइंड कर रहा है, तो बहुत सारी चीजों से अटैच्ड हो जाती है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वहाँ पे कॉज हो जाता है, एक स्ट्रेन जो है वो कॉज हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेन को हटाने के लिए, इस पर्टिकुलर टेंशन को हटाने के लिए, स्टेरिक हिंड्रेंस को हटाने के लिए, वो क्राउड को हटाने के लिए पकड़्स का फॉर्मेशन होता है, जो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन होगा। इन पकड़ का फॉर्मेशन इसलिए वहां पे किया जाता है। दिस पकड़िंग इज अचीव्ड बाय डिस्प्लेसिंग एन एटम फ्रॉम द प्लेन एंड रिलीविंग द स्ट्रेन एंड यील्डिंग अ मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पकड़िंग इसलिए की जाती है क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो हमें मिल सके। तो कभी पूछा जाता है व्हाई वी प्रेफर टू यूज अ पकड़, क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी मिल जाती है एंड स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है, क्राउड जो होता है, उससे हमें थोड़ा छुटकारा मिल जाता है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे, ये जो 3 प्राइम वाला कार्बन है बेटा, यहाँ पे क्या है, OH अटैच्ड है, ठीक है, OH अटैच्ड है।
अब अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि तुम्हारा कौन-सा यहाँ पे बेस के पास में है, कौन-सा बेस के दूर में है, तो 3 प्राइम एंडो वाला जो कार्बन है बेटा बेस को फेस कर रहा है, तो एंडो हो जाएगा, 2 प्राइम वाला फेस नहीं कर रहा है, तो एक्सो वाली कंडीशन में डाल दिया जाएगा। तो ऐसी वाली कंडीशन अगर होगी तो वहाँ पे भी क्या होगा, एंडो वाली कंडीशन देखने को मिलती है, जबकि इस वाली पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, एक्सो वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्या है, अगर सिस कॉन्फिगरेशन है, जिस कॉन्फ़िगरेशन है अगर तुम्हारा यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे बेस है, तो तुम्हारा क्या होगा वो एंडो वाली कंडीशन में हो जाएगा। अगर ट्रांस वाली कंडीशन में है कि बेस यहाँ पे है और तुम्हारा OH इधर है, तो अगर वो फेस नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारा एक ट्रांस वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और इस पर्टिकुलर में एक्सो का फॉर्मेशन जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है बेटा वो काफ़ी आ जाती है। स्टेबिलिटी काफ़ी आ जाती है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे अब सारी चीज़ों को। अब हम पढ़ते हैं मेन चीज तुम्हारा ABZ DNA। वेरी इंपॉर्टेंट, हम ABZ DNA पढ़ने वाले हैं। ये तुम्हारा ADNA हो गया है, ये BDNA हो गया है, ये तुम्हारा ZDNA हो गया है। आई थिंक सबको दिख रहा होगा ZDNA कितना ज्यादा डिस्टॉर्टेड टाइप का है, तो ये इसको हम पढ़ेंगे और तुम्हारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो जो ADNA होता है बेटा, ADNA हो गया है, BDNA हो गया, ZDNA हो गया। ADNA पहले हम पढ़ लेते हैं। इट अपीयर्स व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इज लेस देन 75%। अगर ऐसा एनवायरनमेंट में होता है कि तुम्हारी जो ह्यूमिडिटी है, मैं खुद को हाइड करी हूँ ना, दिखेगा नहीं शायद। अगर कभी ऐसा होता है कि जो एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी है बेटा अगर 75% से कम हो जाती है, तो अगर कोई भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन चल रही थी, लेकिन अगर एक ऐसी कंडीशन आती है, स्ट्रेस वाली कंडीशन आ जाती है, ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट की कम हो जाती है अबाउट 75%, तो तुम्हारा ADNA का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। वी नॉर्मली यूज टू से कि हमारे पास BDNA है। वाई? बिकॉज ADNA जो होते हैं स्ट्रेस लेवल कंडीशन में बनते हैं, जहाँ पे एनवायरनमेंट में लेस तुम्हारा ह्यूमिडिटी है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में ADNA का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है। तो रेयर वाले कॉन्सेप्ट है ये, नॉर्मल वाले कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देखने को नहीं मिलेंगे। द टू स्ट्रैंड ऑफ द ADNA आर द एंटी पैरेलल विद ईच अदर, नॉट सिमेट्रिकल। ऑब्वियसली जैसे तुम्हारा BDNA में होता है कि एक स्ट्रैंड जो है बेटा एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और दूसरा वाला स्ट्रैंड क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो दोनों क्या होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। तो जैसे तुम्हारा BDNA है ना, वैसे तुम्हारा एंटी पैरेलल जो है देखने को मिलेंगे। One turn of the helix consists of 11 base pair with a length of 2.86 nanometer. Very important. तुम्हें पता है अगर मैं BDNA की बात करती हूँ तो 10 to 10.5 बेस पेयर पर टर्न देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होता है 11 बेस पेयर पर टर्न जो है वो देखने को मिलेंगे। तो 11 बेस पेयर टर्न जो है ADNA में देखने को मिलते हैं, जिसका लेंथ जो होता है बेटा 2.86 नैनोमीटर का होता है, 2.86 नैनोमीटर का होता है। द हेलिक्स विड्थ ऑफ ADNA इज 2.3 नैनोमीटर। तुम्हें पता है अगर मैं BDNA की बात करती हूँ तो तुम्हारे पास 2 नैनोमीटर का जो विड्थ होता है बेटा वो देखने को मिलता है, 2 नैनोमीटर का। ठीक है, अच्छा अगर मैं ADNA की बात करती हूँ 2.3 नैनोमीटर का विड्थ है, तो ऑब्वियसली वो उससे ज्यादा बड़ा हो चुका है। बड़ा हो चुका है मतलब ADNA इज वाइडर देन द मोर कॉमनली फाउंड BDNA। तो ADNA जो होता है काफी वाइडर होता है क्योंकि उसका 2.3 नैनोमीटर का विड्थ है, जबकि तुम्हारे जो DNA है उसका 2 नैनोमीटर का विड्थ है, तो ये काफी तुम्हारा क्या हो जाता है वाइडर हो जाता है। 11 बेस पेयर देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट। एंटी पैरेलल होता है और ह्यूमिडिटी जब लेस हो जाती है तब तुम्हारा ADNA का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलेगा। लास्ट में इनका पूरा डिफरेंस भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो। पहले बी फॉर्म ऑफ DNA पढ़ते हैं। इट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ द DNA। जो नॉर्मली तुम्हारी जो कॉमन फॉर्म जो बोली जाती है वो बी फॉर्म ऑफ DNA बोली जाती है, क्योंकि जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन तुम्हारे एनवायरनमेंट में उसमें तुम्हारा बी फॉर्म ऑफ DNA जो है देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, द डबल स्ट्रैंड ऑफ द BDNA आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे माना कि ये तुम्हारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है, ये तुम्हारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रहा है, तो ये कैसे करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एंटी पैरेलल जो डायरेक्शन है उसमें मूव करते हैं, जैसे तुम्हारा ADNA कर रहा था वो भी तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, एंटी पैरेलल था, स्ट्रक्चर जो था सिमिलर नहीं था। मतलब सिमेट्री यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलती है, ये भी एसिमेट्रिकल होते हैं। तो दोनों के दोनों एसिमेट्रिकल है, तो ये तुम्हारा कोई डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा है। ओके, वहां पे भी तुम्हारा मेजर ग्रुप प्रेजेंट था, वहां पे भी माइनर ग्रुप प्रेजेंट था, यहाँ पे भी मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप दोनों के दोनों देखने को मिलने वाले हैं। तो सेम चीजें हैं, थोड़ा डिफरेंस क्या आएगा तुम्हारा बेस पे का डिफरेंस देखने को जो मिला है। देयर हैविंग अ 10 बेस पे और 10.5। तो एक बार तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया है CSIR में कि कितने बी फॉर्म ऑफ DNA में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, तो 10 और 10.5 के बीच में कोई भी तुम्हें दिखता है तो याद रखना है, इनमें से तुम्हें आंसर वहां पे लगा देना है। तो दोनों बेस पे यहाँ पे देखने को मिलते हैं और जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है।
जबकि उसकी जो लेंथ थी बेटा 2.86 के कुछ इक्वल था। तो लेंथ जो है कम है ए फॉर्म ऑफ डीएनए की, लेकिन बी फॉर्म ऑफ डीएनए की लेंथ ज़्यादा है। लेकिन विड्थ की अगर बात करी जाएगी तो 2.3 नैनोमीटर जो थी तुम्हारे ए डीएनए की थी, लेकिन बी डीएनए की कितनी होगी? बी डीएनए की होती है 2 नैनोमीटर। तो ये जो विड्थ है बेटा यहाँ पे कम हो जाती है, इसलिए बोला जाता है कि जो ए डीएनए इज़ मोर वाइडर देन द बी फॉर्म डीएनए और बी फॉर्म डीएनए इज़ नैरोअर देन द ए डीएनए। तो दोनों चीज़ें अपोजिटली बिल्कुल सही है, ध्यान में रखना है। जो बी डीएनए होगा वो नैरोअर होगा और जो तुम्हारा ए डीएनए होगा वो वाइडर होगा, ठीक है। नाउ जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं पता है कि जो ए फॉर्म ऑफ डीएनए है बेटा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बनाता है, जो बीटा है वो भी तुम्हारा राइट हैंडेड बनाएगा। लेकिन जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है बेटा एक ऐसा है जो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलेगा। तो ये राइट हो गया है बेटा, ये भी राइट हो गया है, ये लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन जो है करने को मिलता है। ओके, अब तुम्हें पता था इसका विथ जो है बेटा कितना था? 2.3 नैनोमीटर विथ था। इसका 2.2 नैनोमीटर विथ था और इसका हो जाता है 1.8 नैनोमीटर विथ। मतलब विथ जो है बेटा कम होता जा रहा है। जो तुम्हारा जेड डीएनए है वो और नैरोअर हो जाएगा, नैरोएस्ट हो जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ए डीएनए होता है वो वाइडर होता है। अगर कभी क्वेश्चन में से पूछा जाता है तो ए डीएनए जो होगा तुम्हारा वाइडर होगा और जो बी डीएनए होगा वो थोड़ा कम वाइड होगा और जो जेड डीएनए होगा सबसे ज्यादा नैरोएस्ट जो है देखने को मिलेगा। तो ये भी याद रखना है। तो 1.8 नैनोमीटर जो है नैरोएस्ट फॉर्म ऑफ जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए जो देखने को मिलेगा। नाउ जो जेड डीएनए होता है तुम्हें पता है ए डीएनए में कितने बेस पेयर थे बेटा? 11 बेस पेयर थे। बी डीएनए में कितने थे? 10 टू 10.5 बेस पेयर डीएनए देखने को मिलते हैं। और जब हम जेड डीएनए की बात करते हैं 12 बेस पेयर पर डीएनए तो देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ जो है बेटा 4.56 हो गया है। तुम्हें पता है ए डीएनए की 2.86 से इक्वल थी, इसकी 3.4 नैनोमीटर होती है और इसकी 4.56 नैनोमीटर होती है। मतलब विथ लेंथ जो है इनकी इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो विथ है बेटा वो यहाँ पे कम हो रही है। ये भी याद रखना। इट कैन बी फाउंड इन द बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स एंड द वायरसेस। ये भी तुम्हारे बहुत रेयर केसेस में बनते हैं, ये भी तुम्हारा नॉर्मली नहीं बनते हैं। जब तुम्हारा ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है उस पर्टिकुलर कंडीशन में जेड फॉर्म ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये भी ध्यान में रखना। अब मैं खुद को हाइड कर रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा तुम्हारा, और इसको बहुत आराम से समझाने वाली हूँ। तो आई होप ये चीज समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई इश्यू होता है तो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना, मैं तुम्हें फिर से और समझा दूंगी। ओके, अब पढ़ने वाले हम ज्योमेट्री। मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ, एक सेकेंड। देखो, अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं ये है तुम्हारा ए फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, ये है तुम्हारा बी फॉर्म ऑफ डीएनए और ये है तुम्हारा जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, तीनों डीएनए यहाँ पे। हेलिक्स की अगर बात करी जाती है तो ऑब्वियसली जो ए फॉर्म डीएनए होता है बेटा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होगा यहाँ पे। अगर मैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करूंगी जो बहुत कॉमन है, यहाँ पे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स देखने को मिलेगा। जबकि जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है एक रेयर केसेस में देखने को मिलता है, जो एक बहुत एक्सेप्शन शो करता है कि लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये वाली कंडीशन जो है देखने को मिलती है। अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे हेलिक्सेस की, एक सेकेंड। अब देखो, बेस पेयर पर टर्न की अगर मैं बात करती हूँ, बेस पेयर टर्न जो याद रखना है 11 बेस पेयर पर टर्न जो होगा तुम्हारा किसमें होगा? ए फॉर्म ऑफ डीएनए में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 10 टू 10.5 के बीच में कभी पूछा जाता है तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए में बेस पेयर पर टर्न हो जाएगा। अगर जेड फॉर्म में पूछा जाता है तो 12 बेस पेयर पर टर्न जो है देखने को मिलता है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है, क्योंकि कभी कभी अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी अगर आए और तुम लोग ना टेकल कर पाओ तो फिर बहुत वैसी वाली बात है। तो ये चीज याद में रखनी है। एक सेकेंड, ठीक है। आई थिंक अब कलर चेंज होना ही नहीं है। देखो, मीन बेस पे पर टर्न की अगर मैं बात करती हूँ, मीन बेस पे पर टर्न की बात करती हूँ कि तुम्हारे जो बेस पेयर है उसका मीन जो बेस पे टर्न अगर निकाला जाएगा तो 10.7 डिग्री जो होता है बेटा ए फॉर्म ऑफ डीएनए का होता है, 10.4 जो होता है तुम्हारे बी फॉर्म ऑफ डीएनए का होता है और 12 डिग्री जो होता है तुम्हारे जेड फॉर्म ऑफ डीएनए का होता है। अब कैसे याद रखना है ये देखो, तुम्हें पता है कि यहाँ पे बेस पे पर टर्न 12 है, तो जेड फॉर्म डीएनए में जो तुम्हारा डिग्री आएगा बेटा उसी के पास में आएगा, उसी के पास में आएगा। अगर मैं ए फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करूंगी तो 11 बेस पेयर टर्न है, तो उसी के पास में तुम्हारा डिग्री आएगा, तो 10.7 जो होगा उसी के पास में यहाँ पे आ जाएगा। अगर 10.5 की बात करूंगी तो उसका जो डिग्री आएगा बेटा उसी के आसपास आएगा। तो ये भी याद रखना है, ये ऐसे याद रखना है कि कौन किसके पास में आ रहा है, तो तुम्हें चीजें याद रहेंगी, वरना तो तुम्हें भूलने में 5 मिनट नहीं लगने वाली है। अब आते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे। तो मैं देखो मैंने बताया था, एक सेकेंड मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। एक सेकेंड में दूसरी स्लाइड लेनी पड़ेगी, एक सेकेंड। देखो,
अगर कभी भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है तो मैं नाइट्रोजनस बेस के बीच में और शुगर के बीच में तुम्हारा क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। और तुम्हें मैंने समझाया था कि अगर एंटी और सिन वाली कंडीशन कौन सी होती है, एंटी और सिन वाली कंडीशन होती है जब तुम्हारा नॉर्मली ट्रांस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो अगर एंटी वाली कंडीशन में बनते हैं मतलब अपोजिट कंडीशन में बन रहे हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं बने, एक सिन वाली कंडीशन नहीं आ रही, बिल्कुल सिमेट्रिकल वाली कंडीशन नहीं आ रही है। अगर सिमेट्रिकल वाली कंडीशन आती है तो सिन बोला जाएगा, अगर नहीं आते तो एंटी उसको बोला जाएगा। तो अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में बन रहा था और शुगर के बीच में बन रहा था, अगर वो सिमेट्रिक में शो नहीं होता है तो एंटी वाली कंडीशन जो है देखने को मिलती है, एंटी वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। एक अगर तुम्हारा जिग फॉर्म में आता है, ऑल्टरनेट फॉर्म में आता है, एंटी वाले फॉर्म में आता है। बी फॉर्म ऑफ डीएनए में भी ये एंटी वाली कंडीशन देखने को मिलती है, सिन वाली कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारे सीएसआई में, ये याद रखना है। अगर मैं जेड फॉर्म ऑफ डीएनए पे आती हूँ, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए पे आती हूँ, तो यहाँ पे एंटी वाली कंडीशन जो है pyrimidine में देखने को मिलती है और सिन वाली कंडीशन जो है बेटा प्यूरिन्स में देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखना है कि अगर जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करी जाएगी जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करी जाएगी तो यहाँ पे एंटी भी देखने को मिलेगा और सिन भी देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। जबकि हम ए फॉर्म की बात कर ले चाहे बी फॉर्म की बात कर ले, दोनों में तुम्हारा एंटी जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो देखने को मिलता है। ये याद रखना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है एंटी एंटी सिन वाली कंडीशन देखने को मिलेगा, ये ध्यान में रखना। अगर मैं शुगर पकड़ की बात करती हूँ तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि C2 प्राइम एंडो क्या होता है बेटा, C3 प्राइम एंडो क्या होता है, C2 प्राइम एक्सो क्या होता है और C3 प्राइम एंडो क्या होता है। ठीक है, सारी चीज समझा चुकी हूँ। शुगर पकड़ अगर तुम्हारा बनता है ए फॉर्म ऑफ डीएनए में, तो ये जो बनता है बेटा C3 प्राइम एंडो वाली कंडीशन पे बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो एंडो वाली कंडीशन मतलब क्या, वो जो कार्बन है जिसके पास OH ग्रुप या फिर H ग्रुप प्रेजेंट है, अगर वो फेस कर रहा है तुम्हारे बेस को, तो तुम्हारा एंडो वाली कंडीशन जो देखने को मिलेगी। और C3 प्राइम वाला कार्बन कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा C3 प्राइम एंडो, अगर मैं ए फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करती हूँ तो। ठीक है, अगर मैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करती हूँ तो यहाँ पे C2 प्राइम एंडो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा कार्बन जो होगा बेटा C2 ग्रुप पे जो होगा, जो कार्बन जो C2 ग्रुप पे होगा, अगर वो बेस को बिल्कुल फेस कर रहा है, मतलब अगर बेस को फेस कर रहा है, दोनों एक ही पर्टिकुलर कंडीशन में है, सिस वाली कंडीशन में, तुम्हारा क्या बोल जाएगा, एंडो वाली कंडीशन बोल दी जाएगी, क्योंकि कार्बन जो है सेकेंड वाली कंडीशन में अटैच्ड है, तो C2 प्राइम जो एंडो वाली कंडीशन जो है देखने को मिलेगी। तो अगर बी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करी जाएगी तो C2 प्राइम एंडो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, जो मैंने तुम्हें अभी दिखा दी थी, एक सेकेंड। देखो C2 प्राइम वाली कंडीशन ये वाली होती है, जहाँ पे ये वाला जो कार्बन है तुम्हारा बेटा, ये वाला कार्बन जो है बेटा, अगर वो बेस को फेस करता है, ये वाला फेस करता है, तो तुम्हारा क्या होता है, C2 प्राइम एंडो वाली कंडीशन जो है देखने को मिलती है। C3 प्राइम एंडो वाली कंडीशन कौन सी होती है, जो ये वाली कंडीशन जो होती है C3 प्राइम एंडो वाली कंडीशन होती है। तो अगर शुगर पकड़ जो है बेटा C2 प्राइम एंडो पे देखने को मिलता है तो तुम्हारा बी डीएनए होगा, अगर C3 पे देखने को मिलता है तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए जो है देखने को मिलता है। जेड फॉर्म ऑफ डीएनए एक ऐसा फॉर्म ऑफ डीएनए है जहाँ पे C3 प्राइम एंडो भी देखने को मिलेगा और C2 प्राइम एंडो भी देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों जो एंडो है बेटा, C3 प्राइम की बात कर लो चाहे C2 प्राइम की बात कर लो, दोनों के दोनों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाला, शुगर पकड़ वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों के दोनों। क्वेश्चन में 1000 बार पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखना है इन क्वेश्चन को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाली कंडीशन पे जहाँ पे तुम्हारा मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप दे रखा है। तो पहले हम बी फॉर्म ऑफ डीएनए को समझते हैं, उसके बाद तुम्हारा नॉर्मली तुम्हारा ए फॉर्म ऑफ डीएनए पे आ जाएंगे। देखो जैसे ये माना, ठीक है, ये तुम्हारा डीएनए हो गया। ये जो है बेटा काफी तुम्हारा माइनर ग्रूव सा है, माइनर ग्रूव है, माइनर ग्रूव है। ठीक है, जबकि ये वाला जो है बेटा काफी बड़ा है, तो ये तुम्हारा मेजर ग्रूव है, मेजर ग्रूव है। तो जो माइनर ग्रूव होता है बेटा, तुम्हारे बी डीएनए की अगर बात करी जाती है, बी डीएनए की बात करी जाती है तो बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा होगा, नैरो होगा और डीप होगा, नैरो और डीप होगा। नैरो जो होता है वो तुम्हारा किसका होता है, माइनर ग्रूव होता है, अगर मैं बी डीएनए की बात करती हूँ। लेकिन अगर मेजर ग्रुप की बात करती हूँ तो काफी बड़ा आता है, काफी बड़ा आता है, तो वाइड होता है काफी और डीप होता है। तो नैरो अगर होगा तो तुम्हारा माइनर ग्रुप हो जाएगा, अगर तुम्हारा मेजर ग्रुप होगा तो काफी वाइड हो जाएगा। अगर मैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करती हूँ तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए याद रखना है, वाइड जो होता है मेजर ग्रुप होता है और जो माइनर ग्रुप होता है तुम्हारा नैरो होता है। अब बिल्कुल अपोजिट याद कर लो तुम ए फॉर्म को बिल्कुल अपोजिट याद कर लो कि जो मेजर ग्रुप होगा यहाँ पे, इनका बेटा क्या हो जाएगा, वो नैरो हो जाएगा, वो नैरो हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। नैरो एंड डीप जो होगा तुम्हारा मेजर ग्रुप हो जाएगा और माइनर ग्रुप जो होगा बेटा वाइड और शैलो हो जाता है। वाइड और शैलो जो होगा माइनर ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 1000 बार क्वेश्चन में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो वाइड एंड शैलो जो होगा माइनर ग्रुप होगा, मेजर ग्रुप जो होता है नैरो एंड डीप होता है।
अगर जेड फॉर्म ऑफ डीएनए से पूछा जाता है तो इसका जो मेजर ग्रुप है बेटा बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, तो ये बिल्कुल बीडीएनए की तरह काम करेगा। लेकिन जो मेजर ग्रुप होता है बेटा वो तुम्हारा फ्लैट हो जाता है, और तुम्हारा जो माइनर ग्रुप होता है वो नैरो और डीप ही रहता है, नैरो और डीप ही रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में अगर आता है कभी भी तो फ्लैट किसका होता है, तुम्हारे जेड फॉर्म ऑफ डीएनए का फ्लैट होता है, और नैरो और जो डीप होता है वो तुम्हारे माइनर ग्रुप का होता है। तो इन तीनों चीजों को याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या याद रखना है ये मैं तुम्हें एक बार समझा देती हूँ। देखो, एक तो तुम्हें ये आई थिंक सारा ही इंपॉर्टेंट है, हेलिक्स हो गया है, बेस पेयर हो गया है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बहुत बार पूछा गया है, शुगर पकड़ बहुत बार पूछा गया है, और ये दोनों चीजें भी बहुत बार पूछी गई हैं। तो तुम्हें तीनों चारों चीजें पता होनी चाहिए। कभी भी पेपर उठा के देख लो 2011 से लेके 20 तक के, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पता होंगे तो यहाँ से सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अगर किसी बच्चे ने अगर और भी क्लासेस लेनी है तो मैं गेट के लिए आपको और पढ़ा रही हूँ। तो आपको अगर गेट के लिए प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, शाम को 7 बजे क्लास होगी अन अकेडमी ऐप पे। अन अकेडमी ऐप पे तो आपको प्ले स्टोर से जाना है और अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में कुमकुम बॉटम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। पहली बात तो अगर आप फॉलो नहीं मतलब फॉलो करने के बाद में अगर आपसे कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने अन अकेडमी ऐप को पहली बार डाउनलोड किया है तो कुमकुम 10 अप्लाई कर देना। कुमकुम 10 अप्लाई कर देना, बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है देखने को मिल जाएंगे। अब अगर मैं अनअकैडमी का ऐप का तुम्हें बताऊं तो मैंने वहां पे आपको एनिमल क्लासिफिकेशन कराया है प्रॉपर्ली। एनिमल क्लासिफिकेशन कराया तो जिन बच्चों ने करना है वो वहां से कर लेना, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार कराए हैं, तो जो बच्चे गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो पूरा का पूरा वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्लास की बात करती हूँ तो नेक्स्ट जो क्लास होगी तुम्हारी 10:30 वाली जो क्लास होगी वहां पे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो तुम्हें पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, और तुम्हारा पूरा का पूरा टॉपिक जो है यहाँ से कवर हो जाएगा। ओके। अगर किसी बच्चे ने प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप प्लस कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है, अंडर वन सब्सक्रिप्शन, चाहे आप 12 मंथ्स का ले लो, चाहे आप 6 मंथ्स का ले लो, चाहे 24 मंथ्स का ले लो, वो आप पे डिपेंड करेगा। आपको क्या करना होता है, सिंपली कुमकुम 10 अप्लाई करना होता है, KUM 10, और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिल जाएंगी, जितने भी टॉप एजुकेटर आपके सीए साइड से रिलेट करते हैं, चाहे लाइफ साइंसेस के हैं या फिर आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है, आपको सारी चीजें वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। आपको सारे क्विजेस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, सारे कोर्सेज। अगर तुम्हें नहीं पता है मैं बता देती हूँ, प्लस कोर्सेज में मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट यूनिट कराया है, मैंने आपको सेकंड यूनिट कराया है, मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी कराया हुआ है, उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी वहाँ पे कवर कराए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारे बैचेस जो है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10 टू गेट 10% ऑफ। ये आपका बैच है बेटा जो 8 जनवरी से रिलीज हुआ है, और कुछ तुम्हारे जो है 15 जनवरी से बैच जो है रिलीज हुए हैं, जहाँ पे ज्योति मैम, आरती मैम, खुशबू मैम को पढ़ाने वाली हैं। ये जो कंप्लीट कोर्स है बेटा CSI जून 2021 के लिए, जहाँ पे आपको लाइसेंस के लिए पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पूरा पूरा जो नोट्स है बेटा वो प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 10% ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो, अगर प्लस क्लासेस की बेनिफिट्स की बात करती है तो मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं ना, सिंगल सब्सक्रिप्शन। अगर आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा आपने कितने मंथ्स का लिया है। तो अगर आपको मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे, जितने भी एजुकेटर आपके CSI UGC नेट के लिए पढ़ाते हैं अनअकैडमी ऐप पे, आपको सबके कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको डाउट सेशन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाते हैं, आपको क्विज कराया जाता है। तो आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10, ये रेफरल कोड आपको नहीं भूलना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय नाउ। बहुत सारे बैचेस जो है बेटा आने वाले हैं, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे टू क्रैक द CSI UGC नेट, beat the price hike. Okay, to crack the CSI UGC net with India's largest learning platform, आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एंड द रिकॉर्डेड कोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपको चूज करना होता है कि आपको 1 मंथ का प्लान लेना है, 3 मंथ्स का लेना है, 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है।
अगर आप 1 मंथ का चूज़ करते हैं तो आपको इतना पे करेगा, जहाँ पे आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। 3 मंथ में भी ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। अगर आपको लेना है 6 मंथ्स का तो 9450 आपको पे करना होगा। 12 मंथ्स का लेना है तो 11,550 पे करना होगा। अगर आपको 24 मंथ्स का लेना है तो 16,800 जो है पे करना होगा। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। आपको लाइव टेस्ट मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आपको सारी क्विज़ेज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, केयूएम 10 और कुमकुम 10 अप्लाई करके 12 मंथ्स का होगा बेटा ये। उसके बाद में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और 11,550 आपको पे करना था, लेकिन 10% ऑफ के बाद में आपको 10,395 इंक्लूडिंग ऑफ ऑल द टैक्सेस ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो कुमकुम 10 अप्लाई करना है और 10% ऑफ फिर अप्लाई हो जाएगा आपका प्लान्स पे। फिर आपको क्या करना है, अगर 12 मंथ्स का आपको लेना था सब्सक्रिप्शन, आपने 10,395 आपको पे करना होगा। उसमें एक आप पेमेंट मेथड चूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा हो गया है, मास्टर कार्ड हो गया है, मेस्ट्रो हो गया है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप ईएमआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं, जहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन है, जहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर पाएँगे। आप यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं, वॉलेट हो गया बेटा, जहाँ पे पेटीएम हो गया है, पेपल हो गया है, ओला मनी हो गया है। आप जो चाहे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेट बैंकिंग भी आपका एक तरीका हो जाता है, तो आप इसको भी यहाँ पे यूज़ कर पाएँगे। अकेडमी पे अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है तो कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ सॉरी कुमकुम 10 अप्लाई करना है। ये कोड अप्लाई करते ही आपकी जो बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं बेटा, जिन्हें हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो जिन बच्चों ने जॉइन करना है अभी जॉइन कर सकते हैं। अगर किसी को बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। देखो, पहले क्या था, आपको प्लस मिलता था, प्लस में क्या होता था, आपको लाइव क्लासेस मिलती थी, टेस्ट सीरीज मिलता था, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता था, स्ट्रक्चर शेड्यूल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अगर आइकॉनिक की बात करते हैं तो यहाँ पे पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा, बाय वीकली रिव्यूज दिए जाएंगे, बूस्टर सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, एसओपी कैसे लिखना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा यूट्यूब पे नया है, they can like the video, they can share the video, and thank you so much for watching this video. Thank you.